आमतौर पर जब हम अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? अक्सर वही एकदम साफ सुथरे क्लीन रूम्स, ढेरों कंप्यूटर स्क्रीन्स और बहुत ही शांत माहौल। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत ही नियंत्रित और शांतिपूर्ण है ना? हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सच कहूं तो अगर आप उस चमकदार धातु के आवरण को हटा दें तो असल में एक रॉकेट बस एक बहुत बड़ा और खौफनाक रूप से शक्तिशाली विस्फोट है। एकदम सही कहा आपने। एक ऐसा विस्फोट जो बस हर दिशा में फटने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से तो इंजीनियरिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। मैं समझाती हूँ। हम उस अकल्पनीय और विनाशकारी ऊर्जा को चारों दिशाओं में फटने से रोकते हैं और उसे एक दिशा में मोड़ते हैं। जी हाँ, हम उसे केवल एक ही दिशा में यानी नीचे की तरफ नोजल से मोड़ देते हैं। यह एक अनियंत्रित तबाही को एक बेहद सटीक और ताकतवर धक्के में बदलने की प्रक्रिया है। यही तो इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु है। हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम गोपालन कॉलेजेस द्वारा प्रकाशित रॉकेट्स और मिसाइलों के मूल सिद्धांत नाम के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये पेपर सच में रॉकेट साइंस की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से खोलकर सामने रखता है। बिल्कुल, और इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि हम इस भारी भरकम और जटिल विज्ञान को बिना किसी मुश्किल गणित के बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझें। सही बात है। रॉकेट के अंदर असल में क्या जलता है ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो जब मैंने पेपर पढ़ा तो सच कहूं मेरे तो सारे भ्रम टूट गए। मैं हमेशा सोचता था कि अंदर बहुत सारे जटिल पंप और कंप्यूटर होते हैं जो इस आग को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन इससे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ बिल्कुल अलग तरह के विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी रूप से शुरुआत करते हैं सॉलिड रॉकेट मोटर से। बिल्कुल, सॉलिड मोटर सबसे बुनियादी होते हैं। मतलब बाहर से देखने में ये सिर्फ एक विशाल धातु का ट्यूब लगता है और इसके अंदर ईंधन को 5 से 20 साल तक के लिए सील कर दिया जाता है, जैसे दिवाली का कोई बड़ा रॉकेट हो। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सटीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कोई हिलने वाले पुर्जे यानी मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई वॉल्व नहीं है। तो बिना किसी भौतिक कंट्रोल के हम इतने भयानक विस्फोट की गति को कैसे नियंत्रित करते हैं? यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जब आपके पास कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी भौतिकी और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पर आ जाती है। अच्छा, ज्योमेट्री पर? हाँ, रॉकेट के अंदर जो ठोस ईंधन होता है उसे प्रोपेलेंट ग्रेन कहा जाता है। ये मोटर के कुल वजन का लगभग 82 से 94% हिस्सा होता है। 82 से 94%? मतलब रॉकेट का लगभग पूरा वजन इसी का होता है? बिल्कुल, और अगर आप इसे छुएंगे तो ये किसी बहुत ही सख्त घने रबर या प्लास्टिक जैसा लगता है। ये कितनी तेजी से जलेगा और कितना थ्रस्ट पैदा करेगा ये पूरी तरह से इस ग्रेन के भौतिक आकार पर निर्भर करता है। रुकिए, सिर्फ भौतिक आकार पर? ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं लकड़ी का एक ब्लॉक जलाता हूँ तो वो बस जलता है, आकार जलने की गति को कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि ये ठोस ईंधन केवल अपनी खुली हुई सतह पर जलता है। जो हिस्सा आग के संपर्क में है सिर्फ वही जलेगा। ओहो, समझ रहा हूँ। जितनी ज्यादा सतह आग के संपर्क में होगी उतनी ही ज्यादा गैस बनेगी और उतना ही ज्यादा थ्रस्ट पैदा होगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास ईंधन का एक ठोस सिलेंडर है जिसके बीचों बीच एक गोल छेद है। ठीक है, मैंने कल्पना कर ली। अब जैसे जैसे आग उस छेद के अंदरूनी हिस्से को जलाएगी वो छेद बड़ा होता जाएगा, है ना? हाँ, और अगर छेद बड़ा होगा तो अंदर की सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आग के संपर्क में आने वाला ईंधन लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे रॉकेट की गति भी लगातार तेज होती जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने, और इसे हम प्रोग्रेसिव बर्निंग कहते हैं। प्रोग्रेसिव बर्निंग, समझ गया। लेकिन कई मिशंस में हमें ऐसा रॉकेट नहीं चाहिए होता जो बस लगातार बेतहाशा तेज होता जाए। हमें एक समान और स्थिर थ्रस्ट चाहिए होता है, जिसे शायद न्यूट्रल बर्निंग कहते हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। तो इसे हासिल करने के लिए इंजीनियर ग्रेन के बीच में एक साधारण गोल छेद नहीं बनाते, बल्कि वे इसे खास आकार देते हैं, जैसे कि 8 कोनों वाला तारा या 8 पॉइंटेड स्टार। अच्छा, तो तारे का आकार इसलिए होता है? मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सोच के देखिए। जैसे तारे के नुकीले हिस्से जलकर खत्म होते हैं और चपटे होने लगते हैं, वैसे वैसे अंदर का गोल हिस्सा चौड़ा होता जाता है।
तो जो सतह हम तारे के कोनों के जलने से खो रहे हैं, वही सतह हमें उस फैलते हुए गोल हिस्से से वापस मिल रही है। बिल्कुल, और इस वजह से जलने वाली कुल सतह का क्षेत्रफल पूरी उड़ान के दौरान एकदम एक समान रहता है। क्या बात है, मतलब यहाँ ज्योमेट्री ही सॉफ्टवेयर का काम कर रही है। सही कहा। इसके अलावा डॉग बोन या वैगन व्हील जैसे और भी कई आकार होते हैं जो ये तय करते हैं कि रॉकेट शुरुआत में तेज जलेगा और फिर धीमा होगा या इसका उल्टा। बहुत ही लाजवाब इंजीनियरिंग है ये। लेकिन इस रबर जैसे ईंधन को रॉकेट के अंदर डालते कैसे हैं? इसके मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। छोटे सामरिक मिसाइलों में कार्ट्रिज लोडेड तरीका इस्तेमाल होता है। कार्ट्रिज लोडेड मतलब ईंधन को अलग से एक सांचे में ढाल लिया जाता है और फिर उसे कार्ट्रिज की तरह रॉकेट में खिसका दिया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बदला जा सके। अच्छा, लेकिन दूसरे तरीके का क्या? जो बड़े स्पेस लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके लिए तो आप 100 टन का कार्ट्रिज ऐसे किसी ट्यूब में खिसका नहीं सकते ना? बिल्कुल नहीं। उन विशाल रॉकेट्स के लिए केस बॉन्डेड तकनीक का इस्तेमाल होता है। केस बॉन्डेड? हाँ, इसमें रॉकेट के बाहरी आवरण को ही सांचे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रसायनों के मिश्रण को सीधे रॉकेट के आवरण में डाला जाता है और वहीं सूखने दिया जाता है। ओ, तो वो उसी के अंदर सेट हो जाता है। जी, ये जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है और पूरे ढांचे को बहुत मजबूती देता है। तो ज्योमेट्री ये तय करती है कि ईंधन किस गति से जलेगा, लेकिन हम इन आकारों में भर क्या रहे हैं? रसायन, और बहुत ही खतरनाक रसायन। वही तो, जब मैंने स्रोत सामग्री में इसके घटकों के बारे में पढ़ा तो सच में मैं हैरान रह गया। हम असल में रबर धातु के पाउडर और उच्च विस्फोटकों को एक साथ मिला रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। डराओ ना, ये तो मुझे किसी विशाल पाइप बम की रेसिपी लग रही है जिस पर हम अंतरिक्ष यात्रियों को बिठा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। ये मिश्रण अत्यधिक ऊर्जावान है, लेकिन इसे बेहद सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है। हाँ। हम कंपोजिट प्रोपेलेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, कंपोजिट प्रोपेलेंट। आपको तो पता ही है कि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, इसलिए रॉकेट को जलने के लिए अपना ऑक्सीजन खुद ले जाना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। क्रिस्टल होता है। इसका काम सिर्फ आग को भड़काने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन देना है। अच्छा, और इसमें जो एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाता है, क्या वो रासायनिक रूप से उसी एल्यूमिनियम जैसा है जिसे हम रसोई में फॉइल के रूप में इस्तेमाल करते हैं? रासायनिक रूप से तो हाँ, बिल्कुल वही है। सच में? हाँ, लेकिन यहाँ इसे एक बेहद बारीक पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम यहाँ मुख्य ईंधन है। जब ये जलता है तो वो कंबस्शन चेंबर का तापमान भयंकर रूप से बढ़ा देता है। बाप रे! और ये प्रोपेलेंट का घनत्व भी बढ़ाता है। यही वो क्रूर ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण को मात देती है। लेकिन अब आपके पास एपी के क्रिस्टल हैं और एल्यूमिनियम का बारीक पाउडर है, तो इन्हें बांध कर रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना? हाँ, पेपर में किसी बाइंडर का जिक्र था, शायद HTP भी नाम था उसका। सही पकड़ा आपने। HTP भी एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। तो ये गोंद की तरह काम करता है? हाँ, लेकिन सिर्फ गोंद नहीं, ये रबर खुद भी एक हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो जलने की प्रक्रिया में पूरी तरह से हिस्सा लेता है। मतलब सब कुछ जलता है? रबर का बाइंडर, एल्यूमिनियम धातु और ऑक्सीजन देने वाले AP क्रिस्टल, ये सब एक साथ जलकर वो विशाल आग का गोला बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन पेपर में एक और चीज का जिक्र था, डबल बेस प्रोपेलेंट। हम हर जगह इस कंपोजिट मिश्रण का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उसका मुख्य कारण है धुआं। धुआं? हाँ, डबल बेस प्रोपेलेंट्स थोड़े पुराने होते हैं और आमतौर पर छोटे मिलिट्री मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। ये नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन से बनते हैं। रुकिए, नाइट्रोग्लिसरीन? वो तो अपने आप में एक बहुत ही संवेदनशील विस्फोटक है ना? बिल्कुल है, लेकिन इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लगभग बिना धुएं के जलते हैं, यानी स्मोकलेस होते हैं। ओह, अब मैं समझा। अगर कोई फाइटर जेट मिसाइल फायर करता है तो वो धुआं नहीं छोड़ना चाहेगा। सही कहा। दुश्मन उस धुएं की लकीर को देखकर जेट की लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। लेकिन जो बड़े रॉकेट होते हैं उनमें एल्यूमिनियम जलने से सफेद धुआं निकलता है ना? बहुत ही घना और अंधा कर देने वाला सफेद धुआं। और इतना ही नहीं, अमोनियम परक्लोरेट से जो गैस निकलती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक होता है और वो हवा की नमी से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। हाँ, जहरीला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए तो बड़े रॉकेट लॉन्च के समय आसपास के एक बहुत बड़े इलाके को खाली कराना पड़ता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। पेपर में ये भी बताया गया था कि हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम की जगह बेरिलियम जैसे तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ऐसा मुमकिन है। उसमें लिखा था कि बेरिलियम विशिष्ट आवेग, जिसे शायद अंग्रेजी में स्पेसिफिक इम्पल्स कहते हैं, उसे बढ़ा देता है।
मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये रॉकेट्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी नापने का एक तरीका है। बिल्कुल। विशिष्ट आवेग यह मापता है कि एक निश्चित मात्रा का प्रोपेलेंट 1 सेकंड में कितना थ्रस्ट पैदा कर सकता है। तो बेरिलियम सच में प्रदर्शन में भारी उछाल दे सकता है। तो फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि बेरिलियम और खास तौर पर इसके जलने से निकलने वाला धुआं अत्यधिक जहरीला होता है। अच्छा। ये इंसानों और जानवरों के लिए बहुत कम मात्रा में भी जानलेवा है, तो इसका परीक्षण करना एक पर्यावरणीय दुष्स्वप्न बन सकता है। इसीलिए ये व्यावहारिक नहीं है। समझ गया। तो अब हमारे पास रबर, एल्युमिनियम और विस्फोटकों का एक ऐसा मिश्रण है जो 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर जलता है। जी हाँ, 3000 डिग्री से भी ज्यादा। तो ये बात तो एक बहुत बड़ा भौतिक विरोधाभास पैदा करती है। कैसे? मतलब हम प्लास्टिक और पतली धातु से एक भट्टी बना रहे हैं, उसे इस भयंकर आग से भर रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि वो पिघलेगी नहीं। बाहरी ढांचा इस तापमान को कुछ सेकंड के लिए भी कैसे बर्दाश्त कर लेता है? यहीं पर एडवांस मटेरियल साइंस काम आता है। एक सॉलिड रॉकेट मोटर को सुरक्षा की कई परतों के साथ बनाया जाता है। अच्छा। सबसे बाहरी परत केसिंग होती है, लेकिन उस आवरण और जलते हुए ईंधन के बीच 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बैरियर होते हैं, लाइनर और इंसुलेटर। चलिए लाइनर से शुरू करते हैं। स्रोत में इसे बहुत ही पतले रबर की परत बताया गया है, जो कुछ मिलीमीटर से भी कम मोटी होती है। इतनी पतली चीज 3000 डिग्री की आग को कैसे रोक सकती है? मजेदार बात यह है कि लाइनर का मुख्य काम गर्मी को रोकना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका काम है मैकेनिकल। जब रॉकेट इग्नाइट होता है तो अंदर का दबाव अचानक से बहुत बढ़ जाता है और बाहरी आवरण गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फैल जाता है। ऐसे में अंदर के ईंधन को भी उसी के साथ खींचना चाहिए। अगर ईंधन आवरण से अलग हो गया तो बीच में एक दरार बन जाएगी। और वो बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा। इसलिए लाइनर एक बेहद लचीला मटेरियल होता है जो अपने मूल आकार से 200 से 450% तक खिंच सकता है। मतलब ये पूरे ढांचे के कांपने और फैलने के बावजूद ठोस ईंधन को दीवार से चिपकाए रखता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वहां दरार आ गई तो वो भयंकर गर्म गैस उस दरार में घुस जाएगी, है ना? और फिर अचानक से जलने के लिए बहुत ज्यादा सतह हो जाएगी। उससे भी बुरा हो सकता है। अगर वो गर्म गैस बाहरी केसिंग तक पहुंच गई तो वो सेकंड के कुछ हिस्सों में धातु को पिघला देगी और रॉकेट बीच हवा में फट जाएगा। बाप रे। इसलिए गर्मी को केसिंग तक पहुंचने से रोकने का काम असल में इंसुलेटर करता है। और ये इंसुलेटर कैसे काम करता है? ये आमतौर पर केवलार, सिलिका या विशेष रबर से बना होता है और ये एब्लेशन की प्रक्रिया से काम करता है। एब्लेशन वो क्या होता है? मतलब ये गर्मी को रोकने की कोशिश करने के बजाय खुद को कुर्बान कर देता है। ये धीरे धीरे जलता है और कार्बन की एक सख्त परत बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लकड़ी के कोयले के ऊपर की जली हुई काली परत। अच्छा, तो वो जली हुई परत गर्मी की खराब सुचालक होती है और बाहर की केसिंग को अंदर की गर्मी से बचाती है। एकदम सही। केसिंग का काम तो बस उस भारी दबाव को थामे रखना है। मैंने पेपर में ये भी देखा कि केसिंग के मटेरियल में बदलाव आ रहा है। पहले स्टील और टाइटेनियम का उपयोग होता था, लेकिन अब फिलामेंट वाउंड प्लास्टिक जैसे कार्बन फाइबर का उपयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि रॉकेटरी में वजन सबसे बड़ा दुश्मन है। कार्बन फाइबर हल्का और मजबूत होता है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी? कार्बन फाइबर को एक साथ बांधने वाला जो इपॉक्सी रेजिन होता है वो केवल 160 से 350 डिग्री पर ही अपनी ताकत खोने लगता है। ओह, मतलब इंसुलेटर का काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इंसुलेटर 1 सेकंड के लिए भी चूका तो कार्बन फाइबर बस गर्म नहीं होगा, वो तुरंत वाष्पित होकर बिखर जाएगा। मतलब हम सच में एक आग के तूफान को चंद मिलीमीटर के रबर और फाइबर के अंदर कैद करके अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। हाँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब एक सवाल ये आता है कि ये ईंधन इतना ज्यादा ज्वलनशील है, हम ये कैसे पक्का करते हैं कि गलती से चालू ना हो जाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मेरा मतलब है कि क्या लॉन्च पैड पर स्टैटिक बिजली या किसी रडार का अनचाहा सिग्नल इसे इग्नाइट कर सकता है? ये एक बहुत ही वास्तविक खतरा है और इसीलिए इग्निशन सिस्टम को सेफ और आर्म डिवाइस द्वारा भारी सुरक्षा दी जाती है। ये कैसे काम करता है? ये एक भौतिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल बैरियर है। जब तक ये सेफ मोड में रहता है, इग्नाइटर तक जाने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट भौतिक रूप से कटा रहता है। मतलब कोई भी बिजली का सिग्नल उस गैप को पार नहीं कर सकता। बिल्कुल।
सिस्टम को आम केवल लॉन्च सीक्वेंस के एकदम आखिरी पलों में किया जाता है, जिसका मतलब है कि उस भौतिक कनेक्शन को जोड़ दिया जाता है। और एक बार आम होने के बाद हम असल में आग कैसे लगाते हैं? मतलब आप बस माचिस तो वहां फेंक नहीं सकते। हाँ, ये एक चेन रिएक्शन होता है। छोटे रॉकेट्स के लिए पायरोटेक्निक इग्नाइटर का इस्तेमाल होता है। एक करंट एक छोटे तार को गर्म करता है जो एक छोटे केमिकल चार्ज को जलाता है। वो चार्ज फिर एक बड़े बूस्टर पैलेट को विस्फोट करता है जो मुख्य प्रोपेलेंट पर गर्म चिंगारियों की बारिश कर देता है। लेकिन उन विशाल रॉकेट्स का क्या? कुछ चिंगारियां कई टन सख्त रबड़ वाले ईंधन को कैसे इग्नाइट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बड़े बूस्टर्स के लिए पायरोजन इग्नाइटर का उपयोग किया जाता है। पायरोजन? जी हाँ। ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो पायरोजन एक छोटा सॉलिड रॉकेट मोटर होता है जिसे बड़े सॉलिड रॉकेट मोटर के शीर्ष के अंदर बनाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? एक रॉकेट को चालू करने के लिए आप एक दूसरा रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, वो छोटा रॉकेट फायर होता है और अपनी सुपरसोनिक लपटों का एक विशाल जेट सीधे मुख्य प्रोपेलेंट के कोर में छोड़ता है, जिससे पूरी सतह एक ही पल में इग्नाइट हो जाती है। ये सच में अद्भुत है। और एक बार जब ये पूरी चीज जलने लगती है तो सारा धुआं नीचे नोजल के जरिए बाहर निकलता है। हाँ। लेकिन नोजल सिर्फ एक धुआं निकलने वाला पाइप तो है नहीं। पेपर में लिखा था कि ये उससे कहीं ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल। नोजल असल में रॉकेट का स्टीयरिंग व्हील है। कई बड़े सॉलिड मोटर्स में मूवेबल नोजल का उपयोग होता है। मूवेबल नोजल मतलब वो हिल सकता है? हाँ, ये नोजल रबर और धातु की परतों से बने एक लचीले जोड़ पे टिका होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम पूरे नोजल को किसी भी दिशा में कुछ डिग्री तक झुका सकता है। तो नोजल को झुकाने से बाहर निकलने वाली गैसों का कोण बदल जाता है, जो रॉकेट के निचले हिस्से को विपरीत दिशा में धकेलता है, जिससे पूरा रॉकेट मुड़ जाता है, जिसे शायद थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। और पेपर में एक और दिलचस्प नोजल का जिक्र है, सबमर्ज्ड नोजल। सबमर्ज्ड नोजल, ये क्या होता है? इस डिजाइन में पूरे नोजल को रॉकेट के पिछले हिस्से से बाहर लटकाने के बजाय इसका एक बड़ा हिस्सा कंबशन चेंबर के अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्या ये उस जगह को नहीं घेरता जहां ईंधन होना चाहिए था? जगह तो घेरता है, लेकिन ये रॉकेट की कुल लंबाई को काफी कम कर देता है। पनडुब्बियों से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के लिए ये बहुत जरूरी है। ओह, क्योंकि पनडुब्बी में जगह की कमी होती है। हाँ, लॉन्च ट्यूब्स की ऊंचाई की सीमा होती है, तो ये डिजाइन एक शक्तिशाली रॉकेट को एक छोटे सिलेंडर में पैक करने की सुविधा देता है। चलिए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इतिहास के दो सबसे प्रसिद्ध सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स पर लागू करके देखते हैं, स्पेस शटल का SRB और यूरोपियन रॉकेट एरियन 5। हाँ, ये बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत सामग्री में इनकी उड़ान को लेकर एक ऐसी जानकारी थी जो थोड़ी अजीब लगती है। कौन सी जानकारी? जब ये विशाल रॉकेट वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर जा रहे होते हैं तो वह अपनी उड़ान के बीच में अपना थ्रस्ट कम कर देते हैं। मतलब जब आप गुरुत्वाकर्षण से भागने की कोशिश कर रहे हो तो कोई अपनी गति धीमी क्यों करना चाहेगा? ताकि रॉकेट हवा के दबाव से टूटकर बिखर ना जाए। यहाँ हमें मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर, जिसे मैक्स क्यू कहते हैं, उसे समझना होगा। मैक्स क्यू, ठीक है। जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है तो हवा घनी होती है, लेकिन गति धीमी होती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, गति बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, हवा भी तो पतली होती जाती है ना? हाँ, लेकिन उड़ान के दौरान एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ रॉकेट की तेज गति और वायुमंडल का दबाव एक साथ मिलकर रॉकेट पर भयंकर एरोडायनामिक दबाव डालते हैं। ये मैक्स क्यू है। ओह, तो अगर रॉकेट 100% ताकत से आगे बढ़ता रहा तो हवा उसे कुचल देगी? बिल्कुल। लेकिन रुकिए, हमने अभी कुछ देर पहले ही ये समझा था कि सॉलिड रॉकेट्स में कोई वाल्व या एक्सेलरेटर नहीं होता। एक बार आग लग गई तो आप उसे धीमा नहीं कर सकते, तो वे बीच उड़ान में थ्रस्ट को कम कैसे करते हैं? यह हमें वापस उसी प्रोपेलेंट ग्रेन की ज्योमेट्री पर ले आता है। अच्छा। इंजीनियर ग्रेन को एक स्वे बैक्ड थ्रस्ट प्रोफाइल के साथ डिजाइन करते हैं। वे आकार को इस तरह से तराशते हैं कि ठीक उसी सेकंड जब रॉकेट मैक्स क्यू पर पहुंचता है, जलने वाली सतह का क्षेत्रफल अपने आप कम हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, थ्रस्ट कम हो जाता है, रॉकेट सुरक्षित रूप से पार कर लेता है और फिर आकार इस तरह बदलता है कि सतह का क्षेत्रफल फिर से बढ़ जाता है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है।
मतलब वे रबर के एक ब्लॉक के भौतिक आकार में सालों पहले ही एक थ्रॉटल एडजस्टमेंट को प्रोग्राम कर रहे हैं। कमाल है। हाँ, और ये दोनों रॉकेट्स अपनी केसिंग को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कैसे? स्पेस शटल के जो बूस्टर्स थे वे भारी स्टील केसिंग से बने थे। जलने के बाद वे पैराशूट से समुद्र में गिरते थे, उन्हें वापस लाया जाता था और 20 बार तक फिर से इस्तेमाल किया जाता था। और अरियान 5 का क्या? अरियान 5 के सॉलिड बूस्टर्स इसके लिफ्ट ऑफ थ्रस्ट का 90% हिस्सा देते हैं। उन्हें भी कभी कभी समुद्र से निकाला जाता है, लेकिन केवल निरीक्षण के लिए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। सॉलिड रॉकेट जितने भी शानदार हों, उनकी एक बहुत ही खौफनाक कमी है। बिल्कुल, एक बार आग लग गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप उसे बंद नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपको बस उसके जलकर खत्म होने या फटने का इंतजार करना पड़ता है। और ये हमें इस पेपर के दूसरे हिस्से पर ले आता है, तरल ईंधन या लिक्विड प्रोपेलेंट्स। सही कहा। लिक्विड इंजन हमें स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक दोनों देते हैं। आप वॉल्व खोल या बंद करके इंजन को धीमा कर सकते हैं, रोक सकते हैं और दोबारा चालू भी कर सकते हैं। लेकिन इन रसायनों को संभालना, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। ये एक तरह का समझौता है। आप ठोस ईंधन की अनियंत्रित प्रकृति के बदले तरल ईंधनों की रासायनिक जटिलता और खतरों को चुनते हैं। तो तरल ईंधन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3। सबसे कुशल है क्रायोजेनिक, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। ये अविश्वसनीय रूप से अधिक ऊर्जा देते हैं। लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत ठंडा रखना पड़ता होगा। जी हाँ, -253 डिग्री सेल्सियस पर। बाप रे, जिसका मतलब है कि आप रॉकेट को भरकर 1 महीने तक लॉन्च पैड पर खड़ा नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, ये वाष्पित होकर उड़ जाता है। भारी इंसुलेशन वाले टैंकों में भी आप हर दिन अपने प्रोपेलेंट का 1 से 20% हिस्सा वाष्पीकरण में खो देते हैं। तो फिर स्टोरेबल प्रोपेलेंट क्या होते हैं? पेपर में बताया गया था कि इन्हें सामान्य तापमान पर लंबे समय तक रखा जा सकता है। हाँ, मिलिट्री मिसाइलों के लिए ये व्यवहारिक हैं, लेकिन सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। इनमें इस्तेमाल होने वाले रसायन अत्यधिक खतरनाक होते हैं। जैसे कि? हाँ, हाइड्रोजीन और उसके डेरिवेटिव्स अत्यधिक जहरीले और कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। इसके वाष्प में सांस लेना या त्वचा पर एक बूंद भी गिरना घातक हो सकता है। उफ, पेपर में फ्लोरीन का भी जिक्र था। उसमें लिखा था कि ये असल में ऑक्सीजन से भी बेहतर ऑक्सीडाइजर है। रासायनिक दृष्टिकोण से हाँ, लेकिन ये इतना ज्यादा विषैला है कि यह वस्तुतः किसी भी चीज को जला सकता है, यहाँ तक कि पानी, कांच और रेत को भी। पानी में आग लगा देना, ये तो हमारी हर बुनियादी समझ के खिलाफ है। इसीलिए इसका इस्तेमाल व्यवहारिक रूप से छोड़ दिया गया है। और इन स्टोरेबल तरल पदार्थों से जुड़ा एक और खौफनाक गुण था हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स। हाँ, हाइपरगोलिक ये ऐसे ईंधन और ऑक्सीडाइजर होते हैं जिन्हें इग्नाइटर की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई चिंगारी नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस माइक्रोसेकंड ये दोनों तरल पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वे तुरंत एक भयंकर विस्फोट के साथ अपने आप जल उठते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही भरोसेमंद है ना? मतलब आपको किसी स्पार्क प्लग के फेल होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये भरोसेमंद तो है, लेकिन इसके पीछे के खतरे के बारे में सोचिए। कैसा खतरा? आपके पास इन रसायनों के 2 विशाल टैंक एक दूसरे के बिल्कुल बगल में रखे हैं। अगर पाइपलाइन या वाल्व में एक भी माइक्रोस्कोपिक रिसाव होता है और ईंधन की एक बूंद ऑक्सीडाइजर की एक बूंद से मिल जाती है तो पूरा यान तुरंत विस्फोटित हो जाएगा, बिना किसी चेतावनी के। हाँ, आप ऐसे तरल पदार्थों का प्रबंधन कर रहे हैं जो धातु को गला सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं और छूते ही फट सकते हैं। ये सच में इस बात को एक नए नजरिए से पेश करता है कि इस ग्रह को छोड़ने के लिए असल में किस चीज की जरूरत होती है। रॉकेट साइंस सिर्फ दिशा की गणना करना नहीं है, ये एक नियंत्रित विनाश और सुरक्षित बचे रहने के बीच का एक खौफनाक संतुलन है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। एक रबर जैसे ग्रेन की सटीक ज्यामिति जो रॉकेट को अपने आप धीमा कर देती है, उससे लेकर उन सिस्टम्स तक जो हाइपरगोलिक रसायनों को संभालते हैं। ये सब वो अदृश्य इंजीनियरिंग है जो तबाही को रोके रखती है। ये इस बात को रेखांकित करता है कि अंतरिक्ष तक पहुंचना विज्ञान की पूर्ण चरम सीमाओं पर काम करने का परिणाम है। हर एक मिलीमीटर केसिंग और नोजल का हर एक झुकाव प्रकृति की क्रूर ताकतों पर हासिल की गई जीत है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य को देखने पर मजबूर करती है। हम ऐसे रसायनों की सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं जो समय के साथ खराब हो जाते हैं, और ऐसे तरल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। सही बात है। श्रोताओ, यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या
आज से एक सदी बाद लोग इन विशाल आग उगलने वाले रासायनिक रॉकेट्स को देखेंगे और उन्हें बिल्कुल उसी नजरिए से देखेंगे जैसे आज हम कोयले से चलने वाले भाप के इंजनों को देखते हैं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या ऊर्जा का कोई ऐसा नया स्रोत या पदार्थ की कोई नई अवस्था सामने आएगी जो इस पूरी खूबसूरत लेकिन खौफनाक इंजीनियरिंग को पुराना साबित कर देगी? श्रोताओं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।